हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं लेटर राइटिंग। सो आज हम लोग यहाँ पे आपको अच्छे से लेटर राइटिंग के टेक्निक्स और लेटर राइटिंग के इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं वो हम आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताएंगे। नाउ यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस लेटर राइटिंग, क्योंकि हम लोगों ने ये लेटर राइटिंग बहुत किया हुआ है। स्पेशली अगर आप लोग 10th या 12th में हैं तो आपने प्रीवियस क्लासेस में लेटर राइटिंग किया हुआ है। बट नाउ इन दिस डिजिटल एरा हम लोग लेटर्स इतना ज्यादा नहीं यूज करते हैं। वी बेसिकली स्टिक टू व्हाट्सएप मैसेजेस और ईमेल्स। बट फिर भी लेटर राइटिंग की आज भी वही इंपॉर्टेंस है जो हम लोगों की पहले थी। हाँ, फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, लेकिन आज भी आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को अगर आपको कुछ भी सैंक्शन करवाना होता है या कुछ भी प्रॉब्लम बतानी होती है तो सबसे पहला जो मोडम होता है वो होता है आपका लेटर राइटिंग। नाउ लेटर राइटिंग में भी देखिए दो टाइप्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, द फर्स्ट इज फॉर्मल and the other one is इनफॉर्मल। ठीक है, आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग फॉर्मल लेटर लेने वाले हैं। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। बट आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है फॉर्मल लेटर। नाउ ऑफ द टू, फॉर्मल लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेटर ही नहीं, यहाँ पे लेटर के साथ साथ जो इसका फॉर्मेट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के कि इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी और क्या क्या इंपॉर्टेंस देखनी पड़ती है। अब देखिए, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट क्यों होता है। जब भी आप एक फॉर्मल लेटर लिखते हो तो ऑब्वियसली आप किसी हायर अथॉरिटी या किसी हायर ऑफिशियल को लिख रहे हो। आपने उस लेटर को किस तरीके से फॉर्म किया है या आपने उसका फॉर्मेट जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए अगर बनाया है तो आपका लेटर जो है, फॉर्मल लेटर जो है, वो एक पावरफुल मीडियम बन जाता है टू सेंड योर मैसेज अक्रॉस। लेकिन अगर आपका फॉर्मेट गलत है, इवन आपने कितना ही अच्छा लेटर लिखा हो, आपका लेटर वहीं पे वो इरिस्पेक्टिव हो जाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने फॉर्मेट बिगाड़ दिया है। तो इसलिए आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग पहले तो ये समझेंगे कि फॉर्मल लेटर कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हम लोग ये देखेंगे कि फॉर्मल लेटर लिखने का जो फॉर्मेट होता है, करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज वॉच दिस लेक्चर कंप्लीटली, बिकॉज अगर आपने ये लेक्चर आज समझ लिया अच्छे से तो आपको फॉर्मल लेटर में लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूं ताकि आप फॉर्मल लेटर लिखना कभी जिंदगी में ना भूलो। बिकॉज रिमेंबर गाइस, ये टॉपिक सिर्फ आपके एकेडमिक तक ही सीमित नहीं है, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में भी आगे चल के, इवन व्हेन यू आर इन योर लेट 20s और लेट 30s और मे बी लेट 40s आल्सो, this topic will have an influence on you, because letter writing is not going out of fashion and it is very important while dealing with higher officials and government authorities. So आज हम लोग लेंगे यहाँ पे फॉर्मल लेटर के टाइप्स, और लास्ट में सब कुछ कराने के बाद मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन भी करवाऊंगा ताकि आप लोगों को एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है, स्पेशली 10th 12th के स्टूडेंट्स के लिए है ये, तो हम लोगों को उसको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए, ताकि हम लोगों को उसको क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सके हम लोग और करेक्ट वे में कर सके। बिकॉज बोर्ड्स में भी फॉर्मल लेटर का वेटेज राइटिंग सेक्शन में बहुत ज्यादा होता है। सो लेट्स बिगिन नाउ। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फॉर्मल लेटर के अलग अलग टाइप से, तो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मल लेटर। अब देखिए इसमें क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है इसमें कंप्लेन लेटर। कंप्लेन वर्ड तो आप जानते ही अच्छे से, और ये हम लोगों ने अपनी डेली लाइफ में, बीइंग एन इंडियन, हम लोगों ने ये बहुत किया हुआ है। बिकॉज कभी ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होती है जिसकी वजह से हम लोगों को हायर अथॉरिटीज या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कंप्लेन लिखना पड़ता है। ठीक है, नाउ कंप्लेन लेटर में भी, ये फॉर्मल लेटर में इसलिए आता है क्योंकि आप या तो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल
या किसी हायर अथॉरिटी को ही ये लेटर लिखते हो रिगार्डिंग अ प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग कॉन्स्टेंटली। कंप्लेन का मतलब क्या होता है? शिकायत। हम लोग शिकायत तभी करते हैं जब हम लोगों को कोई एक प्रॉब्लम बार बार परसिस्ट करती है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? प्रॉब्लम। ठीक है। ओके। नाउ शिकायत करने के देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जनरली हम लोग दो तरीके बोलते हैं। एक तो होता है कि आप गुस्से में शिकायत करो। प्लीज ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, तो यहाँ पे वो एंगर या इरिटेशन या बीइंग इम्पोलाइट, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। यू हैव टू बी काम एंड कंपोज्ड even when you are complaining, because this is a formal letter। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इवन अगर आप कंप्लेन भी कर रहे हो, तो आपकी जो लैंग्वेज है, यानी जो आप लेटर लिख रहे हो, वो बहुत ही कंपोज होना चाहिए और आपका जो सेंस है उसमें वो काम होना चाहिए। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ही नहीं, हम लोग जो एज अ पर्सनल में भी हम लोग जब कंप्लेन लेटर लिखते हैं, तो वी गो विद द फ्लो। हम लोग इमोशंस में बह के बहुत ही गुस्से में या बहुत ही इरिटेशन के साथ या बहुत sarcastic होके हम लोग एक लेटर लिख देते हैं। प्लीज अवॉइड डूइंग दैट, बिकॉज ऐसा लेटर आपकी हेल्प करने के बजाय आपकी सिचुएशन को वैसे का वैसे रखेगा। देर विल बी नो चेंज। तो ये था आपका फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर, कंप्लेन लेटर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सेकेंड टाइप क्या है इसका। देखिए, सेकेंड इज लेटर टू एडिटर। ठीक है। अब देखिए, लेटर टू एडिटर है ये। नाउ ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर एकेडमिक्स 10th 12th के स्टूडेंट्स के लिए। जनरली हम लोग बोर्ड्स में ये वाला क्वेश्चन देखने को बहुत मिलता है हमें। अब इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसमें जनरली हम लोग जब सारी जगह पे अपने प्रॉब्लम्स को लेके जा चुके हैं, बट टू नो अवेल, यानी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो लास्ट रिजॉर्ट होता है हमारा टू राइट टू द एडिटर ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर टू शेड सम लाइट ऑन दैट सोशल कॉज या प्रॉब्लम, ताकि वो अगर आपके प्रॉब्लम से इन्फ्लुएंस हो सके, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन ए लेटर, तो वो अपने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं टू पब्लिश एन आर्टिकल। यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं टू पब्लिश एन आर्टिकल, ताकि जो सोशल कॉज ठीक है ना, शेड सम लाइट ऑन इट। ठीक है, ताकि जो आपका सोशल कॉज या आपका जो सोशल प्रॉब्लम है उस पे थोड़ी और रोशनी पड़ सके। तो लेटर टू एडिटर में बेसिकली हमारा कॉज यही होता है कि हम लोग एक आर्टिकल पब्लिश करवा सके उस एडिटर के थ्रू, ताकि जो आपकी सोशल प्रॉब्लम है उस पे थोड़ी सी और रोशनी पड़ सके। तो ये था लेटर टू एडिटर। अब देखिए थर्ड क्या होता है। प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब ये आप सुनोगे तो बोलोगे सर हम लोग तो ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ऐसे ही कर लेते हैं। नहीं, ये तो खैर अब हम लोग डिजिटल एरा में, और जब भी हम लोगों को एज ए कंज्यूमर कुछ मंगाना होता है, तब हम लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट या हम लोग बाकी सारे मिंत्रा वगैरह ये सब एप्स यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्लेसिंग इन ऑर्डर है, ये यहाँ पे दो अलग अलग कंपनीज जब होलसेल में कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो दे राइट एन एप्लीकेशन लेटर mentioning the details of the products they are ordering। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि कोई एक लाइब्रेरी है और किसी बुक स्टोर से उसको कुछ किताबें मंगानी है, तो बुक स्टोर से जब किताबें मंगाएगा तो वो अमेजोन पे नहीं जाएगा। ही विल राइट अ लेटर दैट विल बी प्लेसिंग एन ऑर्डर, और उस लेटर में टेबुलर फॉर्म में आपके कंटेंट्स होंगे और उसकी क्वांटिटी होगी। तो देखिए हम लोग प्लेसिंग इन ऑर्डर में क्या करते हैं। प्लेसिंग इन ऑर्डर में बेसिकली वी मेंशन, क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स
और उनकी क्वांटिटी। ठीक है, इसमें हम लोग फिर लास्ट में मोड ऑफ पेमेंट भी डिस्कस करते हैं कि आप जो पेमेंट है वो कैसे करने वाले हो, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और आपको अगर कोई डिस्काउंट या आपका कोई क्राइटेरिया है तो वो भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये था आपका प्लेसिंग एन ऑर्डर। जनरली हम लोग यहाँ पे ये सब होलसेल में या कोई एक शॉप दूसरे शॉप से अगर कोई प्रोडक्ट लेता है तब हम लोगों को ये प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर्मेट लेटर देखने को मिलता है, क्योंकि ये भी एक बिजनेस या एक एक अथॉरिटी दूसरे अथॉरिटी को लेटर लिखती है तो ये भी किस कैटेगरी में आता है, फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में ही आता है। और एक और टाइप है, आप देख लीजिए, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। रेज्यूमे। अब आप बोलोगे सर रेज्यूमे किस तरह से फॉर्मल लेटर में आ गया? एक्चुअली ये भी फॉर्मल लेटर में ही आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब रेज्यूमे मेंशन करते हैं तो देखिए दो टाइप के होते हैं इंटरव्यूज। एक होता है जब आप इन पर्सन यानी वॉक इन जाते हो, यानी आप उस टाइम पे प्रेजेंटली वहां पे प्रेजेंट हो और आपको इंटरव्यू फेस करना है। उस केस में तो हमारा सिर्फ रेज्यूमे ही काम कर जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपको बाय लेटर एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना है और अपना रेज्यूमे भी उसके साथ अटैच करना है। तो जब हम लोग रेज्यूमे भेजते हैं तो उसके साथ एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी देते हैं, जो क्या कहलाता है, फॉर्मल लेटर कहलाता है। यानी आप रेज्यूमे तो अटैच करोगे लेकिन आप लेटर के फॉर्म में भी अपने रेज्यूमे के डिटेल्स मेंशन करोगे। तो इसलिए वो भी किस कैटेगरी में आता है, फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आ जाता है। यहां तक कोई भी डाउट है तो प्लीज लीव योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। और अभी अपना खत्म नहीं हुआ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो काफी जनरली हम लोगों को देखने को मिलता है, स्पेशली 10th 12th बोर्ड्स क्लासेस के एग्जाम में। तो यहां तक हो गया है। एप्लीकेशन, ये बेसिकली एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। मान लीजिए कि आपको अपना बैंक अकाउंट बंद करवाना है, मान लीजिए आपको अपने बैंक से कोई लेटर निकलवाना है, मान लीजिए आपको किसी ऑफिशियल से आपको एक पेपर या आपको आरटीआई लगा के कोई डॉक्यूमेंटेशन निकलवाना है। तो ऐसे केसेस में हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं। माइंड यू, ये कंप्लेन लेटर या ये लेटर टू एडिटर नहीं है। कंप्लेन में हम लोग सिर्फ शिकायत करते हैं। अगर आपको शिकायत करने के बजाय एक रिक्वेस्ट रखनी है कि मुझे इस चीज की नीड है, तब हम लोग उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। और क्योंकि यहां पे भी आप हायर अथॉरिटी को ही लिख रहे हो तो ये किस में आ जाता है, फॉर्मल लेटर में आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन योर एकेडमिक लाइफ एंड इन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ ऑल्सो। तो ये था फिफ्थ टाइप। एंड लास्ट टाइप जो बहुत ही बेसिक है वो मैं आपको बता दूं, दैट इज लेटर टू टू प्रिंसिपल। अब हम लोग स्कूल लाइफ में टीचर्स या प्रिंसिपल को भी कभी कभी एप्लीकेशन लेटर या लेटर लिखते हैं। ये भी एप्लीकेशन में ही आता है। ठीक है, लेकिन बस इसमें फर्क ये है कि ये एप्लीकेशन जनरली हम लोग ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही लिखते हैं। बट यहाँ पे जो ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन है, ये हम लोग स्कूल अथॉरिटीज को लिखते हैं, जिस स्कूल में आप स्टडी कर रहे हो। तो ये था लेटर टू प्रिंसिपल। और आपको पता है ये प्रिंसिपल को लेटर क्यों लिखते हैं, सिलेबस कंप्लीशन, लीव के लिए एंड सो ऑन। तो ये 6 टाइप्स थे आपके फॉर्मल लेटर। और मैंने आपको सबके अलग अलग यूजेस भी बता दिए। बट घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये मत समझना कि 6 टाइप से तो 6 अलग अलग फॉर्मेट होंगे। नहीं, सारे के सारे लेटर्स का फॉर्मेट एक ही होता है, विद अ माइनर चेंज इन प्लेसिंग एन ऑर्डर। जो प्लेसिंग एन ऑर्डर वाला लेटर है वो थोड़ा सा एक एक्सेप्शन होता है वहां पे, क्योंकि हम लोग एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे
ऑर्डर नंबर, ठीक है, ये आ जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग जब जो कंटेंट बताते हैं वो किस फॉर्म में होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है। बस इसके अलावा आपके फॉर्मेट में कोई भी चेंज नहीं होता है। जो हम लोगों ने 6 टाइप देखे फॉर्मल लेटर के, सबका फॉर्मेट सेम रहेगा। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेने वाले हैं, दैट इज कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है और इस फॉर्मेट को लिखने का सही तरीका। और कॉमनली जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, बच्चे ही नहीं बड़े भी काफी सारे ये मिस्टेक्स करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ताकि आप लोग इस मिस्टेक से बच जाओ। एंड माइंड यू, ये मिस्टेक्स सिर्फ आपको 10th और 12th में मार्क्स दिलाने के लिए नहीं है। ये मिस्टेक्स करेक्शन आपको ये भी हेल्प करेंगे कि आप अपने फ्यूचर लाइफ में या फर्दर लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जब भी आप लेटर लिखोगे तो उसका इन्फ्लुएंस सामने वाले पे मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा। तो आगे बढ़ते हैं, शैल वी कंटिन्यू? सो लेट्स बिगिन। सो नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। अब देखिए इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले हम लोग जो लिखते हैं वो होता है आपका सेंडर्स एड्रेस, और देखिए उसको लिखने का तरीका कैसे होता है। ठीक है, ये था आपका सेंडर्स एड्रेस। अब देखिए सेंडर्स एड्रेस क्या होता है, जो लेटर लिख रहा है उसका जो पता होता है हम लोग उसको कहते हैं सेंडर्स एड्रेस। यानी मैं अगर आपको लेटर लिख रहा हूं तो सबसे पहले मेरा पता आएगा यहाँ पे। और देखिए पता किस तरह से लिखा है मैंने, हाउस नंबर 91 गोपाल विहार फर्स्ट, कोटा राजस्थान 324001। ये था मेरा हाउस नंबर, ये है स्ट्रीट, दिस इज सिटी, ये स्टेट, और ये हो गया मेरे लोकेलिटी का पिन। अब देखो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जनरली मैंने काफी सारी जगह पे देखा है और काफी लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। दे यूज कॉमा इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कि हाउस नंबर 90 में लिखा फिर कॉमा लगा दिया। प्लीज ध्यान रखिए इस चीज का कि हम लोग यहाँ पे कॉमा यूज नहीं करेंगे। अगर आप हाउस नंबर 90 में लिखते हो और आपको लगता है कि अब मुझे नेक्स्ट डिटेल है वो मुझे कॉमा लगा के बतानी है, तो ऑटोमेटिकली आप लाइन चेंज करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे। जैसे अगर मैं इसमें आगे कंटिन्यू करता तो मुझे यहाँ कॉमा लगा के गोपाल बिहार फर्स्ट लिखना पड़ता। बट जैसे ही मुझे लगा कॉमा लगना है, आई चेंज माई लाइन, फिर अगेन आई चेंज माई लाइन। तो ये था आपका सेंडर्स एड्रेस। और एक और चीज, सेंडर्स एड्रेस 3 लाइन से ज्यादा में नहीं होना चाहिए। यानी ये नहीं कि आपको सब कुछ बता रखा है तो आप 5-6 लाइन में तो सेंडर्स एड्रेस लिख रहे हो। नो, यू विल नॉट डू दैट। ये हो जाने के बाद आप एक लाइन ब्लैंक छोड़ोगे। ठीक है, आपने यहाँ पे एक लाइन ब्लैंक छोड़ी। फिर आता है नेक्स्ट डेट। अब देखिए डेट लिखने का फॉर्मेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे चीजें आपको जो ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी आप फॉर्मेट में लिखो डेट, मंथ का नाम जो है वो पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि डेट का फॉर्मेट, जैसे आज की डेट हो गई आपकी, क्या है डेट आज, टुडे इज 3rd सितंबर, है ना, थर्ड ही है ना, हाँ। सो इट्स 3rd सितंबर, तो आप कैसे लिखोगे इस चीज को, एंड ईयर कौन सा है, 2020। ये डेट फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन जो एक्सेप्टेबल नहीं है वो ये है, आप ऐसे नहीं कर सकते।
ये गलत हो जाएगा। आपको डेट फॉर्मेट में ध्यान रखना है कि जो मंथ का नाम है वो पूरा आना चाहिए। तो ये था आपका डेट। ठीक है, एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। ठीक है, अब आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस। यानी कि अभी तक हम लोगों ने देखा था लिखने वाले का एड्रेस आया था सबसे पहले। अब मैं जिसको लिख रहा हूं लेटर, अब उसका एड्रेस आएगा। और इसमें ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा पहले वाले से अलग होता है। कैसे, देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप गली नंबर, हाउस नंबर ये सब मेंशन नहीं करोगे। यहाँ पे सबसे पहले जिस भी आप पर्सन को लिख रहे हो, क्योंकि हमें पता है ये फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर में हम लोग हमेशा हायर अथॉरिटी को ही लेटर लिखते हैं। और जब भी हम लोग हायर अथॉरिटी की बात करते हैं तो उस इंसान का एक डेजिग्नेशन होता है। तो रिसीवर एड्रेस में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा डेजिग्नेशन। यानी कि मान लो मैं अगर बैंक मैनेजर को लिख रहा हूं लेटर, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, द बैंक मैनेजर। तो ये हो गया उसका डेजिग्नेशन, यानी उसकी पोस्ट। ठीक है, अब इसके बाद आएगा कि ये बैंक मैनेजर तो है, लेकिन किसका, ये भी आपको बताना जरूरी है। तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, मान लो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये था ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट फिर अब इसके बाद आप इसकी लोकेलिटी थोड़ा ब्रीफ में बता दोगे। जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और मैंने यहाँ पे बोल दिया न्यू दिल्ली। ठीक है, और मैंने यहाँ पे पिन दे दिया 11010, ऐसे। यहाँ पे भी ध्यान रखना, जो आपका एड्रेस है यानी रिसीवर्स एड्रेस है, वो भी कितने लाइन में आएगा, 3 लाइन में ही आएगा। तो ये था आपका रिसीवर्स एड्रेस। यहां तक कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग कुछ टाइम पहले तक एक अलग स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे थे इसके बाद, लेकिन अब कुछ चेंज आ गया है। क्या था वो, अब हम लोग इसके बाद सबसे पहले लिख रहे थे हम लोग सैल्यूटेशन, और उसके बाद हम लोग लिखते थे सब्जेक्ट। लेकिन अब वो चीज उल्टी हो गई है, अब सब्जेक्ट पहले आता है और सैल्यूटेशन बाद में आता है। तो देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर है। और हाँ, यहां पे भी आप एक लाइन छोड़ोगे। ठीक है, एक लाइन छोड़ा हम लोगों ने। अब सैल्यूटेशन देख लेते हैं। अब देखना, सैल्यूटेशन में प्लीज सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग। अब सब्जेक्ट में देखना, प्लीज पे अटेंशन। सब्जेक्ट का भी एक तरीका होता है लिखने का, वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि पूरे फॉर्मेट में अगर रीडर की जो सबसे पहले नजर जाती है आफ्टर रीडिंग द एड्रेस, वो जाती है सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, तो ये आपने लिखा इस तरह से, सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम लोग इसमें सब्जेक्ट में हमें क्या लिखना है वो बताना है हमें। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, यानी ये तो मैं बोर्ड्स वालों के लिए बता रहा हूं, अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो आपको जो कॉज है यानी जो प्रॉब्लम है जो आपको उसमें पूछा गया है, वो बेसिकली आपका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट बन जाएगा। मान लीजिए मैंने बोला राइट अ लेटर टू द एडिटर टू ब्रिंग द अटेंशन टू, आपके जो इलाके में गड्ढे बहुत ज्यादा हैं, सो मेनी puddles आर देयर, टू सॉल्व दैट। अब आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लेटर टू द एडिटर, या फिर आप चाहे तो बोल सकते हो टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पडल्स इन आर लोकेलिटी। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो लेकिन अगर ये तो था एकेडमिक्स के लिए, लेकिन अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में लेटर लिखते हो, तो जो आप इशू क्रिएट करना, इशू जो आप सामने लाना चाहते हो, उसको हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे। जैसे मैं यहाँ पे बैंक मैनेजर की बात कर रहा हूं, मान लो मुझे अपना सेविंग अकाउंट क्लोज करना है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ माय सेविंग्स अकाउंट। ये हो गया मेरा सब्जेक्ट। अब देखो, सब्जेक्ट लिखते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना, कोशिश करना है कि ये सिंगल लाइन में ही आ जाए। आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगल लाइन में ही आना चाहिए। लेकिन किसी वजह से अगर आपको लाइन चेंज करनी पड़ रही है,
यानी आपको सेकेंड लाइन में भी जाना पड़ रहा है। तो प्लीज रिमेंबर, हम लोग ये फॉर्मेट लिख रहे हैं ना, ये आपका मान लो पेज का मार्जिन है, तो हम लोग ये सब मार्जिन के साथ लिख रहे हैं। तो जब आप सेकेंड लाइन में जाओगे तो आप यहां से शुरू नहीं करोगे, आप यहां से शुरू करोगे। ध्यान रखना इस चीज का। वैसे तो कोशिश करना कि सिंगल लाइन में हो जाए, लेकिन अगर ड्यू टू सम रीजन आपको सेकेंड लाइन में भी जाना पड़ रहा है, तो आपका सब्जेक्ट यहां से शुरू होगा, इस यहां से शुरू नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज का। और सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन में प्लीज डोंट गो। मैक्सिमम आप यहां पे मैक्स 2 लाइन्स में ही आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। यहां तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, ना लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है सैल्यूटेशन की बात। अब सैल्यूटेशन में मैंने जनरली देखा है काफी जगहों पे एक मिस्टेक करते हैं हम लोग, या काफी लोगों को मैंने मिस्टेक करते हुए देखी है। जब भी आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, प्लीज पे अटेंशन, जब भी आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो आप एक हायर अथॉरिटी, एक हायर ऑफिसर को लेटर लिख रहे हो। ठीक है, नाउ यू नीड टू शो सम सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। इसीलिए जब भी हम लोग यहाँ पे सर या मैम बोलते हैं, प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट एवर यूज डियर विथ सर। डियर सर या डियर मैम कभी भी नहीं बोला जाता फॉर्मल लेटर में। मैंने कई सारी बुक्स में भी देखा है, और कई टीचर्स को भी मैंने इस तरह से पढ़ाते हुए देखा है। लेकिन आप ध्यान रखना इस चीज का, कभी भी सर या मैम को डियर नहीं बोलते हैं। मैं आपको भी रीजन बताऊं क्यों है ऐसा। अगर आप डियर वर्ड का मीनिंग ढूंढोगे डिक्शनरी में, तो डियर हम लोग उनको बोलते हैं हु आर लव्ड वंस, हु आर वेरी क्लोज टू अस। आप मुझे बताइए, यहाँ पे इस बैंक मैनेजर को आप लेटर लिख रहे हो, क्या ये आपका लव्ड वन है, या आपके क्लोज है, या आपका फैमिली मेंबर है? नहीं। तो आप इसको सर के साथ आप डियर कैसे बोल सकते हो? इट इज इट इज वेरी इनअप्रोप्रिएट। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, एक चीज मैं बोलूंगा, अगर आप फॉर्मल लेटर में जिस हायर अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हो, आप उसको जानते हो, तो आप उसके नाम के साथ सर लगा के डियर लगा सकते हो। आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे मान लो, जो ये बैंक मैनेजर है, आई नो हिम, हिज नेम इज मनोज। अब ये मेरे लिए सर है, तो मैं इनको बोल सकता हूँ यहाँ पे डियर मनोज सर। जैसे इस तरह से लिख सकते हो आप, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, डियर मनोज सर, ये ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ सर या मैम बोल रहे हो, यानी आपका किसी भी लेवल पे कोई पर्सनल बॉन्ड नहीं है इनके साथ, तो प्लीज अवॉइड डियर। ये डियर वर्ड नहीं आना चाहिए। ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, प्लीज कीप दिस इन माइंड। इसकी जगह पे आपका सैल्यूटेशन देखिए क्या होगा। या तो आप सिर्फ सर या मैम बोलोगे, या फिर जो सबसे बेस्ट है वो होता है रिस्पेक्टेड सर, और अगर फीमेल है तो मैम। ठीक है, और ये सैल्यूटेशन लिखने के बाद फिर आप इसको फिनिश ऑफ करोगे विद अ कॉमा। अब ध्यान दो एक चीज का, आप पूरे फॉर्मेट में कॉमा हमारा सिर्फ और सिर्फ यहां आया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि पूरे फॉर्मेट में कहीं भी आपके कॉमा नहीं आना चाहिए, एक्सेप्ट आफ्टर सैल्यूटेशन। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया? अब इसके बाद आपका लेटर शुरू होता है, जो हम लोग कहां से लिखेंगे? मार्जिन से ही लिखना शुरू करेंगे। पुराना फॉर्मेट, बहुत पहले हम लोग क्या करते थे कि जहां पे सैल्यूटेशन खत्म हुआ वहीं से लेटर लिखना शुरू कर देते थे। अब ऐसा नहीं होता है। आपका लेटर जो है नेक्स्ट लाइन से मार्जिन से ही शुरू होगा। ये था आपका फॉर्मल लेटर का पूरा फॉर्मेट, यानी इनिशियल फॉर्मेट। यहां तक कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि लेटर लिखने का तरीका क्या होता है। ये तो था फॉर्मेट। अब इसके बाद हम लोग जो लेटर लिखेंगे उसको हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, और जो एंड सैल्यूटेशन यानी एंड क्रेडिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसको हम लोग समझ लिया हम लोगों ने अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, फॉर्मेट देखा हम लोगों ने। अब फॉर्मेट के बाद जो हम लेटर लिखते हैं, तो देखिए मैंने आपको बताया था सैल्यूटेशन के जस्ट नेक्स्ट लाइन से ही आप लेटर लिखना शुरू कर देते हो। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं लेटर को हम लोग कितने पार्ट में बांटते हैं। तो देखिए बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। इंट्रो, ठीक है, इसमें आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन देते हो,
या लेटर किस बारे में लिख रहे हो उसके बारे में बताते हो आप। ठीक है, इंट्रो के बाद आता है आपका मैटर, यानी जो आपका कॉज है, यानी जिसकी वजह से आप लेटर लिख रहे हो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। और फाइनल आता है आपका, या तो हम लोग कंक्लूड करते हैं या आप इसको एक फाइनल रिक्वेस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग तीन पार्ट्स में लेटर को डिवाइड कर देते हैं। अब देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे इनको कितने लाइन से कितने कंटेंट हम लोग क्रेडिट कर सकते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन जो होता है आपका वो 2 से 3 लाइन में हो जाना चाहिए, 2 to 3 लाइन, उससे ज्यादा नहीं खींचना आपको। आपका जो मैटर है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये आप 5 to 6 लाइन्स खींच सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। यानी जिस सब्जेक्ट पे आप ये लेटर लिख रहे हो वहां पे आपको सारी डिटेल्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स कवर करनी है। और जब हम लोग फाइनल रिक्वेस्ट या कंक्लूड की बात करते हैं तो ये भी 2 से 3 लाइन में हो जाना चाहिए। जब आपका लेटर इस तरह से फिनिश हो जाता है तो फिनिश हो जाने के बाद मान लीजिए ये मार्जिन है, ठीक है, लेटर आपका यहां तक चला और ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में आप पता है क्या लिखोगे, नेक्स्ट लाइन में आप कंक्लूड करोगे थैंकिंग यू। अब आपका नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, योर्स सिंसियरली। और फिर आपका डेजिग्नेशन और नाम। देखिए अब यहाँ पे क्या है, एक चीज समझ लेते हैं। यहाँ पे थैंकिंग यू के बाद आप यहाँ पे अपना जो एंड क्रेडिट्स में क्या बोलोगे, योर्स सिंसियरली। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं यहाँ पे, जैसे आपके पास एक ऑप्शन है फेथफुली, ठीक है, ये भी हम लोग देखते हैं। फिर एक होता है ओबीडियंटली, ठीक है, फिर एक होता है ट्रूली। लेकिन इन सबके यूज अलग अलग हैं, तो आपको सारे याद रखने के बजाय आप सिर्फ ये याद रख लो, सिंसियरली। ये हर फॉर्मल लेटर, हर टाइप में ये फिट बैठता है। जैसे हम लोगों को पता है ओबीडियंटली हम लोग किसको लिखते हैं, प्रिंसिपल या स्कूल अथॉरिटीज को। फेथफुली किसको लिखते हैं, अपने बॉस को या अपने एम्प्लॉयर को। लेकिन जो सिंसियरली है, ये जो एंड क्रेडिट्स है ये हर जगह पे फिट बैठते हैं। तो आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन गो विथ सिंसियरली। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हम लोग क्या करते हैं। अब देखिए, सीबीएसई में तो वैसे आपको लेटर में सिग्नेचर करने से मना कर रखा है कि आप साइन नहीं कर सकते हो। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग बस आपको क्या करना है, योर सिंसियरली लिखा आपने, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा XYZ, जो भी आपका नाम है, और आप क्या हो। यानी मान लो आप अगर स्टूडेंट हो तो आप अपना क्लास मेंशन कर दोगे यहाँ पे, या अगर आप स्कूल प्रेसिडेंट हो तो यहाँ पे स्कूल प्रेसिडेंट, यानी आपका जो पोजीशन है वो मेंशन करोगे आप यहाँ पे। ये तो था सीबीएसई के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप प्रोफेशनल लाइफ या रियल लाइफ में अगर आप लेटर लिख रहे हो तो योर सिंसियरली के बाद आपका आएगा साइन, ठीक है, फिर आएगा आपका नेम, और फिर आपका आएगा डेजिग्नेशन इफ एनी। अगर आपका कोई डेजिग्नेशन है तो, जबरदस्ती का डेजिग्नेशन मत बनाना। ये था रियल लाइफ में, और वो है स्कूल लाइफ में। जब आप 10th 12th में एग्जाम दे रहे हो तब आपको इस तरह से अपना एंड क्रेडिट्स फिनिश अप करना है। तो ये था आपके लेटर का पूरा एक स्ट्रक्चर, फॉर्मल लेटर का एक स्ट्रक्चर, कि हम लोग स्टार्टिंग फॉर्मेट, एंड क्रेडिट्स, यानी आप इंट्रो और आउट्रो बोल सकते हो, और जो लेटर का कंटेंट है वो हम लोग किस तरह से डिवाइड करके लिखते हैं। यहाँ पे कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए हम लोग इस फॉर्मेट के बाद हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ी हेल्प आउट हो जाए कि भाई अगर मान लीजिए बोर्ड्स में लेटर का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, ताकि जल्दी से जल्दी आपका लेटर सॉल्व हो जाए
और आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम या फुल मार्क्स इसमें अचीव हो सके। सो लेट्स सी दैट क्वेश्चन नाउ। ये आपके सामने देखिए क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ देखिए क्वेश्चन क्या है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल हेरल्ड न्यू दिल्ली अबाउट वाटर स्कैर्सिटी इन योर लोकेलिटी, suggesting ways to improve the position of water supply. You are रामनाथ स्लैश रीमा ऑफ कोटा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पढ़ते ही आपको काफी सारे फैक्ट्स पता चल गए, तो हम लोग एक एक करके वो सारे फैक्ट्स देख लेते हैं जो आपको आपके लेटर के फॉर्मेट को क्रिएट करने में हेल्प आउट करेंगे। शुरुआत से देखते हैं। नाउ लेटर किसको लिखना है यहाँ पे पहले वो समझ लेते हैं। तो हम लोग को लेटर लिखना है टू द एडिटर। ये चीज क्लियर हो गई कि ये लेटर टू द एडिटर है। अच्छा वो एडिटर तो हो गया, ये तो आपका डेजिग्नेशन हो गया, लेकिन वो एडिटर किसका है? ये है आपके न्यूज़पेपर का नाम। अगर आपको न्यूज़पेपर का नाम समझने में दिक्कत हो रही है तो एक ट्रिक है पहचानने का, बहुत आसान है। आप यहां से पढ़ना शुरू करो तो देखो ये है फर्स्ट लेटर कैपिटल, और ये आपको पता है टाइटल है, तो ये आपको मिल गया डेजिग्नेशन। और आप आगे बढ़ो तो देखो इन दो वर्ड्स के फर्स्ट लेटर भी क्या है? कैपिटल। तो ऑब्वियसली अगर एडिटर ऑफ बोला है यानी कि ये टाइटल है, और ये किसका है? ये इस न्यूज़पेपर का एडिटर है, तो ये न्यूज़पेपर का नाम क्या हो गया? नेशनल हेरल्ड। ठीक है, ये था आपका रिसीवर एड्रेस का एक थोड़ा सा पार्ट। अब लास्ट पार्ट जो है वो ये रहा। ये न्यूज़पेपर कहाँ सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में। यहाँ पे आपका रिसीवर एड्रेस हो गया। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। अबाउट वाटर स्कैर्सिटी इन योर लोकेलिटी। अब देखो यहां से लेके ये जो हो गया, ये हो गया आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब आपको जो सब्जेक्ट है वो मिल गया यहाँ पे कि हम लोग ये लेटर किस बारे में लिख रहे हैं? टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट द वाटर स्कैर्सिटी इन योर लोकेलिटी और टू सजेस्ट वेज टू इंप्रूव वाटर सप्लाई। यहाँ पे हम लोग इसको सब्जेक्ट मान सकते हैं। तो ये था आपका सब्जेक्ट कि हम लोग किसे लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके लोकेलिटी में वाटर स्कैर्सिटी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सजेस्टिंग वेज टू इंप्रूव द पोजीशन ऑफ वाटर सप्लाई। अब यहां से लेके ये जो है ये आपको मिल गया आपके मैटर का कंटेंट, कि यहाँ पे अब आपको ज्यादातर इसके बारे में ही बात करनी है कि हम लोग अपने लोकेलिटी में पानी के सप्लाई को कैसे बचा सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपका पूरा मैटर जो होगा वो बेसिकली इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। आगे बढ़ते हैं। यू आर रामनाथ स्लैश रीमा ऑफ कोटा। अब देखो ये क्या है। अगर आप मेल हो तो आप ये नाम यूज करोगे, और अगर आप फीमेल हो तो आप ये नाम यूज करोगे। लेकिन आप एक चीज देखो, आपका सेंडर्स एड्रेस में सिर्फ ये नाम दिया है और आपको सिर्फ सिटी दिया हुआ है, तो ये पूरा एड्रेस तो है नहीं। तो डोंट पैनिक अगर आपको एड्रेस अधूरा दिया हुआ है। दैट मीन्स जो यहाँ पे ब्लैंक्स रह गए हैं यानी कि लोकेलिटी जो रह गई है वो आप अपने मर्जी से भर सकते हो। अगर यहाँ पे बकायदा पूरा लिखा होता 22 सरस्वती कॉलोनी पुलिस विहार या पुलिस लाइन, तो आपको वैसे का वैसा लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको सिटी दिया हुआ है और यहाँ पे आपको सिर्फ नाम दिया हुआ है, तो बाकी जो ब्लैंक्स हैं वो आप अपने मर्जी से फिल आउट कर सकते हो। तो देखो फॉर्मेट सारा हो गया। हमारे पास रिसीवर एड्रेस आ गया, सब्जेक्ट आ गया, मैटर आ गया, और हमारे पास सेंडर्स एड्रेस भी आ गया। ठीक है, तो देख लीजिए इसका फॉर्मेट कैसे हो जाएगा। अब देखिए सेंडर्स एड्रेस में लिख लेते हैं हम लोग। अब क्योंकि आपको पता है सेंडर्स एड्रेस में हम लोग नाम नहीं लेते हैं, तो हम लोग बस फोकस इस पे करेंगे। तो अपनी मर्जी से बना लो जो बनाना है। 26 बी 132/20 गोपाल विहार फर्स्ट कोटा राजस्थान। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। ओके, सॉरी यहाँ पे लोकेलिटी आपकी वही है ना, तो आपकी लोकेलिटी यहाँ पे रहेगी न्यू दिल्ली। यहाँ पे भी आपकी लोकेलिटी ये रहेगी दिल्ली। ठीक है,
तो ये था आपका सेंडर्स एड्रेस। अब हमें पता है डेट लिखनी है, डेट का मैंने आपको फॉर्मेट बता ही दिया था। उसके बाद आपका रिसीवर एड्रेस आता है। रिसीवर एड्रेस में आपके सामने देखो क्या दे रखा है। अब आज का डेट लिख लेते हैं पहले, चलो 3 सितंबर 2020। और रिसीवर एड्रेस देखो क्या हो जाएगा, द एडिटर। ठीक है, किसका एडिटर है, नेशनल हेरल्ड, नेशनल हेरल्ड न्यू दिल्ली। ठीक है, अब ये बाकी जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब सब्जेक्ट लिखते हैं। ये तो हो गया आपका सेंडर्स, डेट, रिसीवर एड्रेस। अब सब्जेक्ट में देखो क्या करेंगे हम लोग। सब्जेक्ट हमारे पास गिवन है, तो देखो सब्जेक्ट इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या होगा, वाटर स्कार्सिटी इन आर लोकेलिटी। जैसे देखो मैंने बताया था, अगर आप सेकंड लाइन में जाते हो तो इस तरह से इस वर्ड के नीचे ही आपका सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद आता है आपका सैल्यूटेशन, सर या रिस्पेक्टेड सर, और फिर आपका लेटर शुरू हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले लिखोगे, जो उसका स्ट्रक्चर जो होता है लिखने का वो कुछ इस तरह से होता है। स्टार्टिंग आप कैसे करोगे, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर अटेंशन दैट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपने जो सब्जेक्ट में लिखा है वही आप यहाँ पे मार दोगे। क्या हो जाएगा, टू योर अटेंशन दैट देयर इज अ ह्यूज वाटर scarcity in our locality। ये था आपका इंट्रो। फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन में यानी नेक्स्ट पैराग्राफ से एक लाइन छोड़ के मैटर लिखेंगे, और मैटर में हम लोग ये पूरा सजेस्ट करेंगे कि हम लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और हम लोग एक और चीज बोलेंगे, तो हम लोग एक रिक्वेस्ट भी करेंगे उनसे, टू प्लीज पब्लिश एन आर्टिकल। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, लेटर टू लेटर में लास्ट में हमारी रिक्वेस्ट यही होती है, टू पब्लिश एन आर्टिकल pertaining to this in your esteemed न्यूज पेपर। इस तरह से आपका मैटर का एक पार्ट आएगा। बाकी तो आप यहाँ पे अलग अलग वेज बताओगे टू हाउ टू कंजर्व वाटर। इसके बाद आप लास्ट में एक फाइनल रिक्वेस्ट करोगे इन दी एंड करके। कैसे हो जाएगा वो देखो, मैं आप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। लेट मी रब दिस ऑफ देन आई टेल यू। लास्ट में फिर आप देखो किस तरह से इसको फिनिश करोगे। क्या हो जाएगा देखो, इन दी एंड, ये आपका कंक्लूजन पार्ट। इन दी एंड आई वुड बी grateful if you could have a positive response to my request।
ठीक है, तो ये था आपका फिनिशिंग अप, यानी आप लास्ट पैराग्राफ में इस तरह से सम अप करोगे। देन आप लिखोगे यहाँ पे थैंकिंग यू, और फिर आपका नेक्स्ट लाइन में यहाँ आ जाएगा योर्स सिंसियरली। ध्यान रखना जो ये योर्स है यहाँ पे प्लीज अपोस्ट्रोफी मत लगाना, ये अपोस्ट्रोफी एस वाला योर्स नहीं है, ठीक है। योर्स सिंसियरली, आपका यहाँ पे नाम और यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन, नेम एंड डेजिग्नेशन, और इस तरह से आपका ये लेटर फिनिश हो जाएगा। तो ये था आपका फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, कॉमनली डन मिस्टेक्स जो हम लोगों ने यहाँ पे रेक्टिफाई की, और एक सैंपल क्वेश्चन, और क्वेश्चन को कैसे हम लोगों को पढ़ना है, समझ के उसको किस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है, मैंने वो यहाँ पे आप लोगों को बताया था। अब टुमारो हम लोग फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में समझेंगे कि इनफॉर्मल लेटर कब लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और वो किस तरह से फॉर्मल लेटर से अलग होता है। So please guys, stay tuned, subscribe our channel and happy learning guys. Take care.